नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 8 जुलाई 2023 और आज जो है आपका ICAR का टेक्नीशियन वाली एग्जाम थी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो न सिर्फ इसी एग्जाम में, अन्य सभी एग्जाम में जो है आपको काम आएगी और हूबहू छपेगी, है ना। आज मैंने एक वीडियो कंबाइंड शिफ्ट वाला पोस्ट किया था ICAR के ऊपर। अगर वो वीडियो भी देख के बंदा गया होगा तो मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से मिल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कल ही मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया है, सीहे निग्रे, इस प्रकार का एक ट्रिक सिखाया है जिसमें सिरका का जो pH मान होता है वो आपका हीरे का अपवर्तनांक होता है, जो नींबू का pH मान होता है वो ग्रेफाइट का अपवर्तनांक होता है। तो फटाफट से लिख दीजिए, सिरके का pH कितना होता है 2.4, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4, नींबू का pH 2.2 और ग्रेफाइट का अपवर्तनांक 2.2। तो ये आपको चारों आई होप आपको याद हो गया होगा। तो भाई सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र मैंने बता रखा है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, है ना। इसके अलावा एक और अम्ल का आपको याद ध्यान रखना चाहिए, एक तो आपका H2SO4 का ध्यान रखना चाहिए। रसायन का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। सभी प्रकार के द्वितीयक बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपका HCl, पेट से निकलती है ये अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। पेट में जो जीवाणु वगैरह जाते हैं भोजन के माध्यम से उसे मारने में जो है ये अहम रोल निभाता है। साथ ही साथ एक HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और HCl और HNO3 के संयोग से अम्लराज का निर्माण होता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, जिसमें गोल्ड जो है घुल जाती है। इतनी बात ध्यान रखेंगे अम्ल से, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है भैया, नीले लिटमस के पत्र को जो है लाल कर देते हैं, ये अम्ल की परिभाषा है। pH के रिलेशन में जाएंगे तो 7 से कम pH होंगे तो एसिड होता है कोई भी चीज, और 7 से अधिक होता है तो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, भस्म होता है, ठीक है। सेब में कौन से अम्ल होते हैं, मौलिक अम्ल होते हैं, मैलिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के या फिर मधुमक्खी के डंग में फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस में बेस्टिल डे कब मनाया जाता है। अरे भाई थोड़ा सा जो है आपका अंग्रेजी टेढ़ा कर दिया, बाद में कि ये बास्तिल है। आपने बास्तिल का पतन सुना होगा, बास्तिल का पतन, है ना। बास्तिल का पतन कब होती है 1789 में। तो इसी के मेमोरी में, स्मृति में आपका फ्रांस में 14 जुलाई को जो है बेस्टिल डे के रूप में मनाते हैं लोग। आपको याद है ना, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, है ना, यानी 1789 में। मैं 3 चीज हमेशा एक चीज बताता हूँ, एक तो 1789 में फ्रांस की क्रांति, एक आपका रूसी क्रांति 1917 और एक आपका बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध 1764, है ना। तो ये तीनों बात जो है एक ही साथ ध्यान रखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये तीनों से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो भाई बास्तिल डे कब मनाया जाता है, 14 जुलाई 1789 के याद में 14 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा एक विदेशी और बात यहाँ पे ध्यान रखना है, हेलोवीन फेस्टिवल, इसके भी डेट फिक्स है 31 अक्टूबर को। और इंडिया में 31 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके जन्मदिन पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की प्रतिमा है। देखिए दोस्तों, मुझे बताना बहुत कुछ होता है लेकिन आप लोग बोलते हैं कि ज्यादा वीडियो लेंदी ना करें, है ना। मैं चाहता हूं कि मैं जितना जानता हूं आप भी जानो, ठीक है। इसके अलावा क्रिसमस डे जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, फिक्स है। मकर संक्रांति जो है ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो फसल से संबंधित त्योहार है। इनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, जैसे केरल में मकर बिलक्कू, तमिलनाडु में जाएंगे तो पोंगल हो जाएगा, गुजरात में जाएंगे उत्तरायण हो जाएगा, पंजाब में जाएंगे लोहड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम बदल जाता है। असम में जाएंगे तो बिहू हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बच्चे सोच रहे होंगे आप नववर्ष में भी बिहू बोलते हो असम में, और मकर संक्रांति वाले में भी बिहू बोलते हो, तो ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, बिहू 3 बार होती है ना। नववर्ष के समय भी सेलिब्रेट होती है, मकर संक्रांति के समय भी सेलिब्रेट होती है, और अक्टूबर महीने में भी सेलिब्रेट होती है। 3 बार होती है बिहू, है ना। इसके अलावा देखिए मैंने ओम के नियम पढ़ा रखा है आपको, और ग्रुप डी में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया था न्यूमेरिकल के ऊपर, एक तो हीट से और एक ओम के नियम से, और साथ ही साथ दर्पण मिरर से, ठीक है। जिन बच्चे को ऐसे में प्रॉब्लम है और ऐसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं जहां ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। ग्रुप डी के समय मतलब पिछले साल हमारे ख्याल से जुलाई का महीना होगा, ठीक है। किसी परिपथ में प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 1200 ओम। क्या दे रखा है? 1200 ओम। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। यहीं पे देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं देखने का, यहीं पे आप समझ जाएंगे। आई आपको निकालना है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है हमारा, है ना, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होती है। जहां पे ताप क्या है? अचर है, कांस्टेंट होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओम के नियम में होता है, फिर आपका एक ऑप्शन रहता है ताप कांस्टेंट होती है, तो आपको ताप जो है कांस्टेंट वाले में आंसर करना है जी। अचर होता है ताप, है ना, अचर मतलब जो हिले डुले नहीं, है ना, फिक्स रहे, ठीक है। तो भैया V बराबर IR में आपको सिंपली पुट कर देना है। V आपका कितना है? 220, है ना। R तो मुझे पता है लेकिन I पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे V बराबर IR I निकालूंगा। R का मान यहाँ पे 1200 दे रखा है, 1 0 से 1 0 जाएगा, 11 से जाएंगे, 60 से जाएंगे, 11/60 हो जाएंगे। जितना भी आपका आंसर आ रहा है यही आपका क्या होगा? I का मान हो जाएगा, यानी करंट का मान हो जाएगा। भैया करंट को हम किससे मापते हैं? I जो है करंट होती है, तो करंट को हम एम्पियर से मापते हैं और एम्पियर में मापते हैं, माफ कीजिएगा, एम्पियर में मापते हैं। दिस इज यूनिट, दिस इज नॉट मतलब ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कि कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये यूनिट है आपका किसका? करंट का, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इससे हम मापते हैं जी आमीटर से। किससे मापते हैं? आमीटर से। आपसे पूछा जाता है कि आमीटर को किस क्रम में लगाना चाहिए, तो सीरीज में हमेशा लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना चाहिए, श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है हीट का। हीट में जो है आपको ध्यान रखना है H बराबर I² RT होता है, I² RT होता है। यहाँ I क्या हो जाएगा? अभी अभी आपने देखा R रेसिस्टेंस, और T क्या हो जाएगा? उसमें आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र जरूर ध्यान रखें, ओम के नियम का अप्लाई करना जरूर सीखें, ठीक है। इसके अलावा अगर इसी सूत्र से आपको कहीं और भी आपको IVT दे दे तो आपको डरना नहीं है जी। H बराबर अगर IVT कोई लिख रहा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये I के जगह पे हमने एक सेकेंड, I² RT, H बराबर I² RT सही है जी, है ना, I² RT भी सही है ना। ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस सूत्र में, V बराबर H बराबर I² RT, है ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है जी। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ST की प्रतिशत कितनी? अच्छा ये भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, I² RT सही है अपने जगह पे, है ना। मैं जो बता रहा था कि VIT जो लिख देते हैं ना, ये कैसे लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 I है ना, यहाँ पे 2 मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से लिखा गया है, तो ये I इस प्रकार से होगा, I² RT है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई IR के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? V लिख सकते हो, तो मैंने एक I इसमें से लिया, एक R इसमें से लिया, तो इसके जगह पे V लिख लिया, एक I शेष बचेगा तो I लिख लिया, और T अपने जगह है तो VIT भी होगा H बराबर। यही मैं बोलना चाह रहा था, ये 2 से मेरे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे कि 2 जो है I² मतलब ऊपर होना चाहिए, कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता जब, तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ST की प्रतिशत पूछ रखी है, कल भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, 8.6% होती है। भारत में SC की जो पॉपुलेशन है ना, ये आपका लगभग 17% है। आप 16 से 17% के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा आप आंसर टिक करके आ जाना। जनगणना 2011 के अनुसार जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.2 है, लिटरेसी रेट जो है 74.04 है। इसके अलावा कई सारे रेट है आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट जो है ये 74.04 है। इसमें मेल का भी आपसे पूछा जाता है तो 82.14 है, और फीमेल का जो है 65.46 है ना। सबसे अधिक जो है आपका 94% केरल में है, केंद्र शासित प्रदेश में 91.6% लक्षद्वीप के अंदर है, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट। फर्टिलिटी रेट मैंने बताया 2.2 होता है। डेकेडिकल ग्रोथ जो है 17.64 हो जाता है। जनघनत्व जो है आपका 382 हो जाता है। सेक्स रेशियो जो है आपका 943 हो जाता है। तो ये कुछ जनगणना के डाटा जो ध्यान रखेंगे। 1872 में स्टार्ट होती है, 1881 से लगातार होती है 10 वर्षों पे। देखिए आदमी की जनगणना इंडिया में 10 वर्ष पे, पेड़ पौधे की जनगणना 2 वर्ष पे, इसके अलावा कृषि जनगणना जो है, देखिए पेड़ पौधे मतलब वन की सर्वेक्षण 2 वर्ष पे, ठीक है। और जो कृषि जनगणना है ये आपका होता है जी 5 वर्षों पे। तो ये तीनों बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है, ये बात भी मैं लास्ट में जरूर बताता हूं। इसके अलावा एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? देखिए आपसे जो है इसमें रक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एनडीआरएफ की स्थापना जो है ये 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो इसे भी, इसके अलावा जो आपका ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। किसको? एनडीआरएफ को। एनडीआरएफ का टीम जो तैनात होता है, आप सुने होंगे ना कि फला जगह जो है तूफान आने वाले हैं, एनडीआरएफ के किए गए टीम तैनात,
इस प्रकार के आज तक के न्यूज में आप सुने होंगे, है ना। तो यही एनडीआरएफ है भैया, है ना। ये आपदा प्रबंधन 2005 के तहत बसाए गए, 2006 में जो है बनके तैयार हो गए। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राव की स्थापना जो है 1968 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। एक एलआईसी की स्थापना भी भूले भट्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, 1956 में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों चारों जो संस्थाएं जरूर ध्यान रखें। इरडाई की स्थापना भी कभी कभी पूछ देते हैं, जो आपका जो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, मुख्यालय हैदराबाद में है। तो 1999 लेकिन 2000 से फंक्शन में आया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की लंबाई आपसे पूछ लिया है, सिंपल सी क्वेश्चन है। 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है ना गंगा नदी की, है ना। अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिल जाते हैं तो गंगा नदी का जो है निर्माण करते हैं उत्तराखंड के अंदर। गंगा की सहायक नदी कौन है भैया, रामगंगा है, सरयू है, यमुना है, सोन है, महानदी है, कोसी है, जिसमें यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सोन गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। महानदी इंडिया में गंगा की अंतिम सहायक नदी है और रामगंगा इंडिया में प्रथम सहायक नदी है। ये सब गंगा के बारे में था। इसके अलावा गंगा नदी की जलधारा पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फिर से दो भागों में विभक्त होती है। एक भाग जो इंडिया में रह जाती है, इसे हुगली कहते हैं, और एक जो बांग्लादेश में जाती है, इस धारा को पद्मा कहते हैं। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम आया था, मोदी सरकार लेके आए थे। कब लेके आए थे, 2014 में। गंगा सफाई कार्यक्रम था, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया की क्या विशेषता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीकरण क्या होती है और अपचयन क्या होती है ना। ये चीजें हम अपकरण कहते हैं, राइट। तो अगर आप लैंग्वेज में बात करेंगे तो भाई ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है ना, और अवकरण जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। ये तो हो गई लैंग्वेज 1 सिलेबी में आपका जो है आंसर इस बात की। लेकिन अगर आप समीकरण के लिहाज से बात करेंगे तो आपको इस प्रकार से बात करना होगा कि जो ऑक्सीकरण है इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलिए मेरे साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर जो कोई अन्य चीज रहेंगे उनके रिमूवल, लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन होगा। इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, है ना। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उनके समतुल्य कोई और चीज, ठीक है। समझ रहे हैं। तो मतलब आपको ऑक्सीजन वाली बेस पकड़ना है अगर समीकरण के लिहाज से याद रखना है तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन मतलब हटाना होगा, रिमूवल होगा, वो हो जाएगा आपका अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, है ना। समझने के लिए इतनी लैंग्वेज अगर आपने ध्यान रखा तो आपने समीकरण को पकड़ लेना है। देखिए C+O2 जब जलाओगे कार्बन को क्या बनते हैं, CO2, है ना, CO2। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण। हालांकि इसमें हीट भी जो है निकलेगा। अच्छा, किसी भी अभिक्रिया में जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगी, भाई एक प्रोडक्ट जो बना ऑक्सीजन के संयोग से बना और एक प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन का हटने से भी बना गया है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण एक साथ और अवकरण भी एक ही साथ हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कल के दिन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आया था। बता दूं आपके चिपको आंदोलन से जो फैक्ट दूंगा इससे ज्यादा बाहर प्रश्न नहीं आया होगा, गारंटी, है ना। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। इसके जो प्रमुख नायक थे ये कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर महिला में नायिका पूछ दे कि भाई इसमें कौन सी महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, तो गौरा देवी बताना है जी, गौरा देवी, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर खेजरी के वृक्ष के संरक्षण के लिए, है ना, आपको देखिए खेजरी के वृक्ष सबसे पहले कहां पाया जाएगा, बताइए, जहां पे कम वर्षा होती है ना। जो भी आपकी कटीली वृक्ष है या फिर चौड़ी मतलब कम चौड़ा पत्ता वाला वृक्ष है वो कहां पाया जाता है, तो मरुस्थलीय एरिया या फिर जहां पर कम वर्षा होती है ना। तो राजस्थान में आपको नीम, खैर, बबूल, खेजरी ये सब मिल जाएंगे जी, है ना, जिसके पत्ते कम चौड़े होते हैं, ठीक है। तो खेजरी के वृक्ष बहुत है राजस्थान में। तो इनकी कटाई पर रोक लगाने के लिए एक जो है मतलब चिपको आंदोलन के जैसा ही एक आंदोलन हुआ। इसमें जो अग्रणी रोल निभाई ये अमृता देवी बिश्नोई थी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिश्नोई समाज कहां से संबंधित है, तो आपको बताना है जी राजस्थान से। जैसे आपने आईपीएल में एक बॉलर देखा होगा रवि बिश्नोई, तो स्पिनर है, खतरनाक स्पिनर, है ना। तो अमृता बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है, ये एमपी के सरकार भी देते हैं। इसके अलावा जो है ये आपका केंद्र सरकार भी देते हैं, किस क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण हेतु, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को किस अधिवेशन के तहत मिलवाया। देखिए गरम दल और नरम दल जहां पर मिले, अध्यक्षता भले ही अंबिका चरण मजुमदार ने किया हो, लखनऊ अधिवेशन 1916, लेकिन इन दोनों को जो मिलाने में अहम रोल या फिर योगदान निभाई या फिर
जो किसी प्रकार मतलब कहिए कि दोनों को मनाया, ये कौन मनाए, तो आपका एनी बेसेंट। तो इसीलिए इनके नाम से ये क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो है ना, कि अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट जो है आपका क्या किए थे, अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी आपका कहां पे, कोलकाता के अंदर। अगले ही साल 16 में लखनऊ अधिवेशन, 17 में खुद संभाली, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होकर कहीं 17 न मार दे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपका दोनों जो दल है, गरम दल और नरम दल, फूट जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ा था, जहां पर अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष संभाल रहे थे। ठीक है, गरम दल के जो नेता है ना, उनका नाम भी पूछा जाता है, लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो है आपके लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे, इसमें जो है मिल गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट भारत में होम रूल लीग, इसका जो है कब हुआ था, 1916 में तिलक के साथ, तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ये 1882 में अड्यार में आपका अपना मुख्यालय बनाया था, तो इनसे भी जुड़ी रही। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एनी बेसेंट को माता बसंत भी कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में किया था, कहां पे, मुंबई के अंदर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, कहां पर, 1917 कोलकाता के अंदर। और भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के कक्ष मतलब हृदय जो है, हार्ट जो है 3 चेंबर वाली होती है जी, है ना। मैंने 3 चेंबर, 4 चेंबर, गर्म रक्त के, शीत रक्त के सब बता दिए हैं। ठीक है, अब बात भी बता दिए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से 3 कक्ष वाला जो हृदय पाया जाता है, ये उभयचर यानी एम्फीबियन और रेप्टेलिया जो रेंग के चलते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वहीं पे बताया था प्रैक्टिस सेट में कि भाई मगरमच्छ जो है इसके अपवाद हैं। मगरमच्छ भले रेंग के चलता हो ऐसा ऐसा, है ना, लेकिन वो क्या है कि अपवाद है। अपवाद मतलब, है ना, एक्सेप्शन है ना। इनके अंदर 4 चेंबर वाली हृदय होती है, स्तनधारी के जैसा जिगरा है भाई मगरमच्छ के अंदर, है ना। इसके अलावा मनुष्य तथा पक्षी समुदाय, है ना, जो भी आपका स्तनधारी है, मनुष्य क्या है, हम लोग क्या है, स्तनधारी एनिमल है। हाँ भाई, जानवर है, हम स्तनधारी हैं, मतलब एनिमल है हम, है ना। तो मनुष्य क्या है, एनिमल है ना। और कैसा एनिमल है, स्तनधारी है, मेमल्स है। तो मेमल्स हो गया। और आपका जो भी बर्ड है, जो भी पक्षी समुदाय है, इन दोनों में 4 चेंबर वाली हर्ट होती है, हृदय होती है, जिसमें क्या 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। आलिंद और निलय तो समझ ही रहे होंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। स्तनधारी और जो पक्षी है, ये दोनों क्या है, गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। अब गर्म रक्त के प्राणी क्या होते हैं, तो गर्म का उल्टा शीत रक्त भी होता होगा, इसका विरोधाभास, है ना। तो भाई शीत रक्त क्या होता है, गर्म रक्त क्या होता है। जैसे हम है गर्म रक्त के प्राणी, तो हमें क्या, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया या बढ़ गया, मान लीजिए ठंडी का महीना है, तो क्या हम हर वक्त आगे पे लेटे रहते हैं, जी नहीं। हम बाहरी ठंडा को महसूस करते हैं, लेकिन अंदर जो बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सी के करीब उतना ही रहता है ना। थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे होता है, जिससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 1-2 डिग्री ऊंच नीचे हो गया ना, तो हमको बुखार लगेगा या फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो सामान्य समतापी प्राणी है या फिर गर्म रक्त के प्राणी है, उनको अपने टेम्परेचर बैलेंस नहीं करना होता है बदलते हुए वायुमंडलीय टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन जो शीत रक्त प्राणी है, उनको अपनी टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है। आपने चिड़ियाघर वगैरह में मगरमच्छ को धूप सेकते हुए देखे होंगे, तो ये क्यों ऐसा करता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए निकलता है। सांप वगैरह को भी देखे होंगे, है ना। हृदय संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना। कार्डियो शब्द जो है CARDIO, ये जो शब्द है ये आपका हृदय से संबंधित है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट, है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर से होता है। यहाँ पे 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, है ना। ये तीनों नदी जो है आपका कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये माजुली स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु के गुण के उदाहरण है। देखिए धातु के गुण के उदाहरण है, मैंने आपको बताया कि भाई धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आप बोलोगे जो नए बच्चे हैं कि भाई आप सब बताए हो क्या, हाँ भाई सब बताए हैं, सब 80% से एबव क्वेश्चन मैं बताया हूं। और यही एग्जाम नहीं, जो भी एग्जाम होते हैं ना, उनमें से जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए। कल एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर PDF ले लूं, मेरा जीके ठीक हो जाएगा, तो उनको मैं बताया कि भाई मैं तो हाँ ही कहूंगा, क्योंकि मुझे जो है आप 25 रुपया पे कर रहे हो, है ना, मैं तो हाँ ही कहूंगा। इससे अच्छा होगा कि आप बच्चे से पूछ लें, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जी, ग्रुप में 6-7 हजार बच्चे हैं, आराम से पूछ सकते हैं आप, है ना। तो वही किया, फिर उन्होंने लिया होगा शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो नंबर है जिससे आप PDF खरीदते हैं वो मैं हैंडल नहीं करता। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। TCS वाली जो हमारा सीरीज चल रहा है, रोजाना एक वीडियो, रोजाना एक PDF विथ एक्स्ट्रा फैक्ट,
वो वाली पीडीएफ की पैसा है, बाद बाकी सभी पीडीएफ फ्री है जी, ठीक है। इसके अलावा जो अधातु होते हैं ये आपका क्या होता है, भंगूर होता है ना, भंगूर होता है ना, ब्रिटल मतलब नाजुक होता है, एकदम टूट जाएगा ऐसा, फ्रैजिल होता है ना। अधातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद हैं इसके। जो ग्रेफाइट है ना, ये नॉन मेटल होते हुए भी सुचालक है, इसके पेंसिल में बनाने में काम आता है। साथ ही साथ जो है आपका ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पे काम करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रकृति में सबसे अधिक सुचालक धातु जो है चांदी है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 40, 50, 44 से क्वेश्चन आया था, तो ये तीनों क्वेश्चन आए थे, या फिर ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है ये पूछा गया था, ठीक है। मैं बहरहाल यहाँ पे तीनों आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन है जी, ये सब डीपीएसपी के आर्टिकल है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्यों जरूरी है बता चुका हूँ। आर्टिकल 44 सिविल नागरिक संहिता है ना, यूनिफॉर्म कोड वाली, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया था, भैया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो मैंने कल भी बताया है, ये जो है आपका पेड़ पौधों के लिए आवश्यक भोजन बनाने की विधि होती है। इसमें कितने चीज चाहिए, सूरज की प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पिगमेंट यानी क्लोरोफिल चाहिए और जल चाहिए, है ना। इनमें से जो है जल थोड़ा देर नहीं भी रहेगा तो चल सकता है, थोड़ी बहुत जब तक नमी है इनके जड़ में, लेकिन सूरज की प्रकाश नहीं रहेगा तो थोड़को नहीं होगा, क्योंकि भाई जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा का एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। कहां से लेता है, सूरज के प्रकाश से। तो जब एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कहां से काम करोगे, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की घटना रात के समय नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस में जो है पेड़ पौधे को खाना मिल जाता है, उनके लिए पोषक तत्व, और हमें क्या मिलता है, तो जीवनदात्री गैस, क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जीवनदात्री गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, हालांकि सब पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल का सप्लाई, अब फ्लोएम में फ से फूड का सप्लाई, तो समझ गए हैं, है ना। और ये किस प्रकार के उत्तक हैं, संवहनी उत्तक, संयोजी उत्तक हैं, ठीक है। इसके अलावा लू नगाई, फसलों के बुआई से संबंधित त्योहार कहां मनाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आया है। तो मणिपुर में जो है फसल के जो है बुआई करने के लिए करने से पहले लू नोगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए एगो गन नगाई भी है ना, इन दोनों में से कोई एक पूछा गया है, लू नगाई चाहे गन नगाई। गन नगाई जो है असम में, मणिपुर और नागालैंड, ये तीनों जगह मनाया जाता है, ये भी फसली त्योहार है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एल्काइन का आपका सूत्र पूछ लिया है, आपको याद होगा जो सबसे लंबा है, देखिए एक तो होता है एल्केन, एल्केन 4 अक्षर में लिखा गया, एक आपका लिखा जाता है एल्कीन, ये भी 4 अक्षर में, एगो आपका लिखा गया एल्काइन, तो ये कितने अक्षर में, 5 अक्षर में। मैंने कहा जो सबसे बड़ा है ना उसे माइनस वाले ले चलो, CnH2n-2, इस प्रकार से लिख दो। जो एल्केन है ना ये प्लस वाला रहता है, CnH2n+2, जो कुछ नहीं रहता है ये, इसको जो है CnH2n और कोई चीज नहीं। इसमें जो है आपका सेकेंड फॉर्म पूछा गया था, n का मान 2 रखेंगे आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो एल्कीन का पूछा गया था तो C2 हो जाएगा, और 2 दूना के मतलब 2 दूना का 4, तो H का जो है 4 हो जाएगा, C2H4 मीथेन इथेन हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था, बोलहर ने किया था। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। रेडियम की खोज कौन किए थे, मैडम क्यूरी ने किए थे। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे, हेनरी बैकुरल ने किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए एक बच्चा बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का भी क्वेश्चन आया था भाई, तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज कौन किए थे, तो आपका चार्ल्स गुटनबर्ग, है ना, चार्ल्स गुटनबर्ग, है ना। कहीं कहीं इसी को जॉन गुटनबर्ग भी लिखते हैं, है ना, तो गुटनबर्ग होना चाहिए, है ना। इसके अलावा हॉकी विश्व कप जो अभी आपका हुआ है वो बिरसा मुंडा स्टेडियम को रिलेट करके क्वेश्चन आया था। मैंने हॉकी वर्ल्ड कप पे एक 10 मिनट का वीडियो भी बना दिया है बहुत दिन पहले, या फिर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में एक एक चीज घोर के पिलाया है कि कौन जीता, कौन उपविजेता रहा, है ना। तो देखिए हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ ना 2023 में, ये भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ। यहाँ पर 2 जगह पे हुआ, एगो आपका भुवनेश्वर में हुआ, एगो आपका राउरकेला में हुआ। जो राउरकेला में है इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, इंडोर गेम, है ना। और ये आपका राउरकेला में जो हुआ इसका नाम लिंगराज स्टेडियम, एक सेकेंड, जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज स्टेडियम ही है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसी प्रकार का जो है इनका नाम है, अभी मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है। जो भुवनेश्वर में है इसे लिंगराज स्टेडियम कहते हैं, और जो आपका राउरकेला में है इसे बिरसा मुंडिया स्टेडियम, ठीक है भाई, है ना। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा कि भुवनेश्वर में जो स्टेडियम है उसे क्या कहा जाता है, कलिंगा स्टेडियम। अरे भाई लिंगराज स्टेडियम में कलिंगा स्टेडियम कहा जाता है इसे, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा मतलब उड़ीसा को ही पहले कलिंगा कहते थे, ठीक है।
है। हो जाता है भाई, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग जो है स्लिप हो रहा है। लुसाने डायमंड 2023 के विनर कौन है? नीरज चोपड़ा है भैया। इसके अलावा 2022 डायमंड लीग के विजेता कौन है? तो ये भी नीरज चोपड़ा है ना। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड किसे मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था। तो ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको टीसीएस वाली पेड वाली पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे आप मैसेज कीजिए, आपको जो है पीडीएफ का जो है जवाब दिया जाएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।